सुखवीर नाम का एक मजदूर आदमी अपनी पत्नी सुनीता और एक 10 साल के बेटे सोहन के साथ रहता था। सुखवीर बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। तुम तो जानते ही हो, बरसात शुरू हो गई है। पिछली बार बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में आएगा। तुम सही कहती हो सुनीता, पिछली बार की बरसात ने बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। सुनीता, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर सुखवीर अपने मालिक के पास चला जाता है। मालिक, तुम तो जानते ही हो, इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है। बरसात शुरू हो गई है, घर की छत जगह जगह से टूट रही है और मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आएगा। पिछली बरसात में तो मैंने अपने घर का सामान अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन उसने इस बार सामान रखने से मना कर दिया। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश के पानी से घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। सुखवीर, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये भी जानते हो कि हमारी फैक्ट्री दिन पर दिन घाटे में जा रही है। इस फैक्ट्री की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम तलाश कर लो। मालिक, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। सुखवीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? सुखवीर, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा सुखवीर मायूस होकर अपने घर चला जाता है। सुनीता, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस बरसात में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे कोई और काम तलाश करना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ जी, ऐसी बरसात में कहाँ काम मिलेगा। पहले तो छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत की मरम्मत कैसे होगी? सुनीता, तुम परेशान मत हो, मैं कल जाकर जरूर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत की मरम्मत भी करवा देंगे। अगले ही दिन सुखवीर काम की तलाश में निकल जाता है। उसकी नजर एक बनिए के गोदाम पर पड़ती है। उसने सोचा, यहाँ जाकर पूछना चाहिए, इस गोदाम में मुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा। फिर सुखवीर उस गोदाम के मालिक के पास जाता है। सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है? हमारी दुकान पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। तुम किस तरह से काम कर सकते हो? सेठ जी, मैंने खेतों में काम किया है और निर्माण कार्य में भी मेरे पास अच्छा अनुभव है। मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे एक मौका दे दीजिए, आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मेहनत से तो हर कोई काम करता है। यहाँ खेती का काम नहीं होता, बल्कि गाड़ी से बोरे उतारकर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उन बोरों को उठाकर ग्राहकों को देने होते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि कब से आना है। फिलहाल देखो, अभी हमारे पास कोई जगह नहीं खाली है। हाँ, अगर भविष्य में कोई जगह होगी तो हम तुम्हें जरूर बता देंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे खेद है, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता अभी। ये सुनकर सुखवीर मायूस हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुखवीर जगह जगह काम ढूंढने लगता है। काम की तलाश में उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सुखवीर को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वो सोचता है, पूरा दिन हो गया लेकिन कोई काम नहीं मिला। मैं सुनीता से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज जरूर छत की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा है, नौकरी भी चली गई। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। बेचारी सुनीता मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। सुखवीर थक हार कर चाय वाले की दुकान पर बैठ जाता है। तभी सुखवीर से एक आदमी कहता है, आज अखबार में आया है कि इस बार बहुत बारिश होगी, लगभग 1 महीने तक लगातार, और बाढ़ आने का खतरा भी है। भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ईश्वर न करे ऐसा हो। अगर 1 महीने लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे?
बारिश की वजह से सारी फसलें मर जाएंगी और गरीब लोग का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, जो अखबार में लिखा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ तुम्हें। अरे अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं जिससे अखबार ज्यादा बिके। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे होगा वो जो ईश्वर चाहता है। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी। अरे मेरी दुकान भी चूने लगी थी। इसलिए अखबार में छपी बातों पे ध्यान मत दिया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कोई समस्या आए तो हम तैयार रहें। सुखवीर को इन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगती हैं, इसलिए वो वहाँ से उठकर आता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, मैंने हर जगह काम तलाश किया लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से सोहन की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे बुखार है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन सुनीता, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, फिर मैं सोहन के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? कुछ ही देर में सोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सुखवीर, अगर सोहन को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ सुनीता, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। ऐसे में सोहन के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? तुम एक काम करो, हम मुकेश के घर चलते हैं, वो मेरी मदद जरूर करेगा। दोनों मुकेश के घर की ओर चल पड़ते हैं। सुखवीर जोर जोर से मुकेश का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही मुकेश घर से बाहर आता है तो सुखवीर मुकेश से कहता है, मुकेश भाई, मेरा बेटा सोहन बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुखवीर, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो मेरे हालात भी कोई अच्छे नहीं है। अरे घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं और कमाई उतनी है नहीं जितने खर्चे हैं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना सुखवीर। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूँ। मुकेश भाई, ये केवल पैसे की बात नहीं है, ये मेरे बेटे के जीवन का सवाल है। क्या तुम वाकई मेरी इस गंभीर स्थिति में मेरी सहायता नहीं कर सकते? क्या मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? सुखवीर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई न कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर मुकेश घर के अंदर चला जाता है। मुकेश की पत्नी मुकेश से कहती है, कौन था दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से किवाड़ पीट रहा था? अरे मेरा दोस्त सुखवीर था। उसका बेटा सोहन बहुत ज्यादा बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन सुखवीर तो बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारा। उसने तुम्हारी मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है, फिर तुमने उन्हें पैसे उधार देने से क्यों मना कर दिया? अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की भी मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल मैं तब तक रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फायदा होता है। चलो मानो अगर मैंने उसे पैसे उधार दे भी दिए तो वो मेरा पैसा लौटाएगा कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर न करे उसके बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? अगर हो गया तो हो जाने दो, वो जाने, उसकी पत्नी जाने। अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का डर कीजिए, मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा न हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पे ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। उधर सुखवीर परेशान बेबस था। उसने सभी जानने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा कि वह खुद भी परेशान है, कुछ ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके? तभी सोहन अपनी माँ से कहता, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? बच्चा मरने को तैयार है। मरता है तो मरने दो, इसे भी पता चले कि ये गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है।
मैं थक चुका हूँ लोगों से पैसे उधार मांग मांग के। कोई पैसे उधार देने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना मैं। ऐसा मत कहिए, तुम एक बार मुखिया जी के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। मुकेश मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। सुखवीर, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन सुखवीर, मुझे ये कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वो सब मैं अपनी ही जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है और गांव वालों ने एक नया धंधा और बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने चले आते हैं जैसे उनका बाप रख गया हो यहाँ। माफ करना सुखवीर, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ ये। गांव में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, वैसे मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो फिर तुम कैसे कर सकते हो। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर सुखवीर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। सुखवीर ये सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। उधर से एक भला आदमी आ रहा होता है। उसने सुखवीर को बेहोश देखा तो उसे सुखवीर पर दया आ गई। अरे, ये तो बेहोश है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये बेसहारा और कमजोर है। भला आदमी सुखवीर को उठाकर ले जाता है और सुखवीर की खूब सेवा करता है। कुछ ही देर में सुखवीर को होश आ जाता। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो सुखवीर, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हों, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। सच में, क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था। अचानक मुझे चक्कर आ गए, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब आँख खुली तो तुम मेरे सामने हो। तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वो भला आदमी सुखवीर को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरे लौटा देना। पर भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना तो जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। अरे भाई, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? ये कोई बड़ा काम नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और अपने बेटे को दिखाओ। सुखवीर जल्दी से अपने घर जाता है।
और अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में सुखवीर का बेटा ठीक हो जाता है। एक दिन सुनीता सुखवीर से कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? सुनीता, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वो कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। तुम सही कहते हो, वो आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सुनीता, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम शुरू करूँ। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम गोभी के पराठे बेचा करेंगे। तुम तो जानते ही हो मैं कितने स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाती हूँ। तुम सही कहती हो सुनीता, गोभी के पराठे हर आदमी को पसंद है। मैं अभी बाजार से जाकर सामान ले आता हूँ। कल से हम गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देंगे। सुखवीर बाजार जाकर पराठे बनाने का सामान ले आता है और फिर वो अगले ही दिन गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देते हैं। अरे भैया सुखवीर, गोभी के पराठे बेचने शुरू कर दिए। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चलो एक पराठा खिलाओ, देखो तो सही पराठे कैसे बने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हें अभी गोभी का पराठा देता हूँ। ये लो भैया, गोभी का पराठा जल्दी से खा कर तो बताओ कैसा बना है। तुम मेरे पहले ग्राहक हो। जैसे ही वो आदमी गोभी का पराठा खाता है तो खाता ही रह जाता है। उसे गोभी के पराठे इतने अच्छे लगते हैं कि वो 4 पराठे खा जाता है। अरे भाई जी, क्या मिला दिया पराठों में? पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। ऐसा मन करता है कि 2-3 पराठे और खा लूं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। कहीं पता चले मजे मजे में पेट खराब हो जाए, उल्टे लेने के देने पड़ जाएं। कुछ ही दिनों में सुखवीर के गोभी के पराठे बहुत ही फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से लोग उसके पराठे खाने आने लगते हैं। ये बात गांव के सरपंच के कानों तक पहुंच जाती है तो वो तुरंत सुखवीर की दुकान पर चला। अरे वाह सुखवीर, बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो कुछ दिनों पहले लोगों से पैसे उधार मांगता फिर रहा था। एकदम इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? मुखिया जी, सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, हर किसी का ख्याल रखता है वो। अरे बात तो बहुत ही ज्ञान की कर रहा है। तेरे गोभी के पराठों का नाम बहुत सुना है, जरा 1-2 पराठे मुझे भी तो खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी। सुनीता, मुखिया जी को पराठे दो। जैसे ही मुखिया सुनीता के हाथ के पराठे खाते हैं वो तो सुनीता की तारीफ करने लग जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही लजीज पराठे हैं। सुखवीर, तेरी पत्नी के हाथों में जादू है, भाई मानना पड़ेगा। ऐसे पराठे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। तुम्हारे पराठों के कितने रुपए हो गए? अरे मुखिया जी, कैसी बातें करते हो? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? ये तुम्हारा काम है। काम में यारी दोस्ती नहीं होती। अगर गधा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मुखिया सुखवीर को पैसे देकर चला जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब सुखवीर अपने घर होता है तो उसका दोस्त मुकेश आता है। सुखवीर, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। घर में एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसकी दवाई ला सकूं। तुम ही हो जो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर सकते हो। मुकेश भाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। सुखवीर मुकेश को पैसे दे देता है। मुकेश ने तो ये सोचा था जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, सुखवीर भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा। लेकिन सुखवीर ऐसा नहीं था। उसके घर जो भी मदद के लिए आता था वो सभी की मदद करता था। ये सब देखकर मुकेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सुखवीर से कहता है, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ है। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारे हालात का मजाक बनाया। मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मैंने देखा कि पैसे, ऐशो आराम की दुनिया कितनी छोटी और अस्थायी है। सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं अधिक है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दो सुखवीर। अरे भाई मुकेश, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। मैंने जो किया ये तो मेरा फर्ज था। सच्ची दोस्ती और इंसानियत का मतलब ही यही होता है
कि हम एक दूसरे के कठिन समय में साथ दें और एक दूसरे की मदद करें। तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वो निभाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। ये समझना कि पैसे और ऐशो आराम की दुनिया की तुलना में सच्ची दोस्ती और मानवता की अहमियत कहीं ज्यादा है। यही तो असली माफी है। इसलिए मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ और यही सबसे बड़ी सजा भी है कि तुम्हें ये समझ में आ गया। अरे भाई, अब तुम जल्दी जाओ और ख्याल रखो। मुकेश अपने घर चला जाता है। सुखवीर अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी तो अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ईश्वर की दुआ से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं उस भले आदमी के उधार पैसे उसे दे आऊं। तुम सही सोच रहे हो। उस भले आदमी ने इतने कठिन समय में हमारी मदद की थी। उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तुम उसके पैसे लौटाओ। सुखवीर उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब सुख घर पहुँचता है तो उसे वो भला आदमी नहीं मिलता है। उसे एक दूसरा आदमी मिलता है। सुखवीर उससे कहता है, अरे भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही दयालु था। अरे यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 20 साल से इस घर में तो मैं रह रहा हूँ। अरे मुझे पूरा याद है, वो आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 3 घंटे रुका था। अरे क्यों फिजूल की बातों से मेरा समय खराब कर रहे हो? कितनी बार बताऊं कि यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता है। अब यहाँ से जाओ और मुझे काम करने दो। फिर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, आज मुझे बहुत ही अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उस घर में जहाँ वो मुझे भला आदमी लेकर गया था ना, वहाँ मुझे वो नहीं मिला, बल्कि मुझे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वो 20 साल से उस घर में रह रहा है। उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं रहता। क्या तुम पूरी यकीन से कह सकते हो वो भला आदमी तुम्हें उसी घर में ले गया था? अरे हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस घर की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वो आदमी मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहाँ पर करीब 3 घंटे तक रुका था। लेकिन आज जब मैं उस घर में जाकर उस आदमी को खोजने लगा तो मुझे एक अलग ही व्यक्ति मिला। उसने बहुत ही जोर देकर कहा कि वो 20 साल से वहाँ पर रह रहा है और उसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता। मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी मदद एक रहस्यमय तरीके से की है। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से ही हमें वो मदद मिली थी। उसके बाद सुखवीर जरूरतमंदों की खूब मदद करने लगता है। कुछ ही दिनों में वो एक बड़ा सा घर बना लेता है और फिर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। जयप्रकाश अपनी पत्नी रेखा और बेटी सुमन के साथ रहता था। जयप्रकाश का गांव में बहुत सम्मान था। सब गांव वाले उसकी बात मानते थे। उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन रेखा अपनी बेटी सुमन से कहती है, बेटी, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं और एक तू है जो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है इसकी? माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा। अगर ऐसा कोई लड़का है तो मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूंगी। अब ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं तेरे लिए? मेरी बेटी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए। और एक तू है, उल्टा रिवाज चला रही है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म साधती है और पति चुपचाप उसकी बात मान लेता है। देखो माँ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी तरह ये बात गांव के जमींदार के आलसी बेटे के कानों तक पहुँच गई। ये बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसी अजीब शर्त है? मैं इस लड़की का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं भी आज कसम खाता हूँ, इसी लड़की से शादी करूंगा और कभी इसकी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले ही दिन कमलेश अपनी माता के पास गया और कहने लगा, माँ, मैं जयप्रकाश की बेटी सुमन से शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया है बेटा तुझे? क्यों मजाक करता है? कल तक तो तू शादी के नाम से मुंह बनाता था और आज एकदम शादी का ख्याल तेरे दिमाग में कहाँ से आ गया? चल मान ले, अगर हम तेरी शादी कर भी दे तो तू अभी कुछ करता धरता भी तो नहीं है।
बीवी बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? हम तेरा कब तक साथ दे सकते हैं? कभी न कभी तुझे कोई काम तो करना ही होगा। माँ, मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मुझे बस शादी करनी है, वो भी जयप्रकाश की बेटी सुमन से। तुम पिताजी से बात करके जयप्रकाश के घर जाओ, उसकी बेटी का हाथ मांगने मेरे लिए। रुक्मणी अपने पति उदय भानु से कहती है, बेटा जवान हो गया है, तुम उसका विवाह कर दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता है। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कह रही हो? कमलेश तो कुछ करता धरता भी नहीं है, सारा दिन घर में यूं ही पड़ा रहता है। मैंने उससे कितनी बार कहा है कि खेतों पर जाओ, काम करो, मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी मेहनत वहनत कर लिया करो, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, अगर वो खेती का काम नहीं सीखेगा तो फिर जमीन पर खेती कैसे करेगा? अगर वो चाहता है कि उससे मेहनत नहीं होगी तो मेहनत मत कर, लेकिन खेतों पर जाकर मजदूरों को ही देख लिया करे। मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या समय ही पास कर रहे हैं। अब मैं अकेला कौन कौन सा काम देखूं? तुम सही कहते हो, लेकिन अभी वो नासमझ है। अगर हम इसका विवाह करा देंगे तो ये खुद ही काम करने की सोचेगा और इसका ये आलसीपन दूर हो जाएगा। कहे तो तुम बिल्कुल वैसे सही रही हो। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है कमलेश के विवाह के लिए? हमारे गांव में जयप्रकाश जी रहते हैं, वो एक सम्मानित और अच्छे इंसान हैं। उनकी बेटी सुमन बहुत ही खूबसूरत और सुशील है। अच्छा, तुम जयप्रकाश की बेटी सुमन की बात कर रही हो। अरे जयप्रकाश तो बहुत ही अच्छा इंसान है, गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। हम कल ही जयप्रकाश के घर चलेंगे कमलेश के रिश्ते के लिए। तुम तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन उदय भानु और उसकी पत्नी जयप्रकाश के घर पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ जयप्रकाश जी, सब ठीक है। दरअसल हम यहाँ पर तुम्हारी बेटी सुमन का हाथ मांगने आए हैं, अपने बेटे कमलेश के लिए। हमें पता चला है कि सुमन बहुत ही शिक्षित और समझदार है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही किया जमींदार साहब। इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में सुमन और कमलेश का विवाह हो जाता है। शादी के 2-4 दिन के बाद कमलेश सुमन से कहता है, तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तू उस लड़के से शादी करेगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे अपनी बात मनवाती है। कमलेश सुमन को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर आया। मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे ये आशा करती हूँ कि आप मुझे पूरा सम्मान दे। हमारे रिश्ते की मजबूती और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे प्रति आदर और समझदारी का रवैया अपनाएं। ये न केवल हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमें एक मजबूत और खुशहाल जोड़ी भी बनाएगा। फिर भी अगर आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं, तो मैं आपको ये अधिकार तब दूंगी जब आप खुद मेहनत करके पैसे कमा कर लाओगे। अभी तो आप अपने पिता के धन पर ऐश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? तो फिर ठीक है, अब मैं तब तक घर में नहीं घुसूंगा जब तक मैं खूब सारा धन न कमा लाऊं। कमलेश अपनी पत्नी से ये बात गुस्से में कह तो देता है, लेकिन बाद में वो सोचने लगता है, अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया, ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, सुरेश से मालूम करता हूँ। उसने बहुत सी जगह पे काम किया, वो मुझे कोई ना कोई काम के बारे में जरूर बता देगा। कमलेश सुरेश के घर पहुंच जाता है और सुरेश से कहता है, सुरेश, तुमने यार बहुत सी जगह पे काम किया है, मुझे भी कोई काम करना है। तुम्हारी नजर में कोई काम हो मेरे लिए तो मुझे बताओ। अरे कमलेश, कैसी बात कर रहा है यार? तू इतने बड़े जमींदार का बेटा है, तुझे क्या जरूरत है काम वाम करने की? अरे काम करने की जरूरत तो हम जैसे गरीब लोगों को है भाई। दरअसल सुरेश, मैंने किसी से शर्त लगाई है। उसका मानना है कि मैं खुद मेहनत से पैसे नहीं कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने भी उससे कह दिया कि मैं तुझे पैसे कमा के दिखाऊंगा। देखो भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमने कभी की नहीं है, इसलिए तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाए। इतना कहकर रमेश चला जाता है। कमलेश को रमेश की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है। अब कमलेश बगैर किसी को कुछ बताए धन कमाने की तलाश में निकल पड़ता है।
वो अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक अमीर सेठ के पास जाता है। उस सेठ का बहुत बड़ा चावलों का गोदाम होता है। सेठ जी, मैं पास वाले गांव नंदपुर से आया हूँ, आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। नंदपुर में मेरा बहुत ही अच्छा मित्र रहता है, उसका नाम उदय भानु जमींदार है। क्या तुम उसको जानते हो? जब कमलेश उदय भानु यानी अपने पिता का नाम सुनता है तो वो घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को मालूम ना हो जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर घर वापस गया तो सुमन से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को मालूम भी हो गया तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गए उदय भानु का नाम सुनकर? नहीं सेठ जी, किसी सोच में डूबा नहीं हूँ। हाँ, मैं उदय भान जमींदार को जानता हूँ। बेचारे बहुत ही ईमानदार और नेकदिल इंसान है। अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा, तुम मेरे मित्र के गांव से जो आए हो। देखो भाई, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। सेठ जी कमलेश को काम पर रख लेते हैं। जब कमलेश के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है तो वो अपने घर जाने की सोचने लगता है। फिर वो सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं सोच रहा था कि एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिल आता हूँ। तुमने बिल्कुल सही सोचा कमलेश, बीवी बच्चों से मिलना भी जरूरी है। तुम कल अपने गांव निकल जाना और बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी वापस आना। कमलेश इकट्ठा किए हुए सारे पैसे लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे दो ठग एक पेड़ के नीचे खाना खाते हुए मिलते हैं। वो कमलेश से कहते हैं, भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, हमारे साथ खाना खाओ। कमलेश को बहुत तेज भूख लग रही होती है, इसलिए वो ठगों के कहने पर खाना खाने बैठ जाता है। फिर एक ठग कमलेश से बोलता है, लगता है आप शहर से धन कमा कर लाए हो। हम दोनों भी शहर जा रहे हैं धन कमाने की तलाश में। सुनो, तुम्हें पता है इस रास्ते पर बहुत सारे लुटेरे और ठग रहते हैं। तुम अपना धन सावधान होकर ले जाना। लेकिन मैंने तो सुना था कि ये रास्ता सुरक्षित है, इस रास्ते पर लुटेरे नहीं मिलते। अरे भाई, अब तो हर जगह लुटेरे और ठग मिल जाते हैं। अगर तुम अपने पैसे छुपा कर नहीं ले गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सुनो, हम भले और ईमानदार आदमी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम दोनों तुम्हारे धन की सुरक्षा कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। बाकी देखो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें अपना धन क्यों दूं? मैं तो सही से तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अरे भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम्हारा धन है, दो या मत दो। हम तो बस तुम्हें आगाह कर रहे थे ठगों से। कमलेश सोचता है, देखने में तो ये दोनों ईमानदार लगते हैं। अगर इन्हें मेरा धन लेना ही होता तो ये मुझसे जबरदस्ती छीन भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। देखो भैया, मैं तुम्हें अपना धन तो नहीं दे सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरे धन की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में कमलेश को नींद आ जाती है। दोनों ठग कमलेश का सारा धन चुरा कर ले जाते हैं। जब कमलेश की आँख खुलती है तो उसे वो दोनों ठग कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो वो हड़बड़ाकर अपना धन देखता है तो उसे धन भी नहीं मिलता है। इसलिए कमलेश बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। कमलेश को दूर उजाला दिखाई देता है। वहाँ एक बुढ़िया का घर था। कमलेश ने बुढ़िया से कहा, मैं शहर से धन कमा कर लाया था, रास्ते में मुझे दो आदमियों ने ठग लिया। मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकती? बुढ़िया बहुत ही नेक दिल की औरत थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने कमलेश को अपने घर में रुकने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी, जिससे वो अपना गुजर बसर करती थी। कमलेश ने बुढ़िया की चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया की चाय की दुकान काफी बड़ी हो गई। इससे खुश होकर उसने कमलेश को बहुत सारे पैसे दिए। बुढ़िया से पैसे लेकर कमलेश सोचने लगा, अब मेरे पास खूब पैसे हो गए और घर से निकले हुए भी बहुत दिन हो गए। अब मुझे घर चलना चाहिए। इस बार बहुत ही सावधानी से जाऊंगा और उसके बाद सुमन पर रौब दिखाऊंगा। कमलेश ने बुढ़िया से घर जाने की इजाजत मांगी और फिर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर कमलेश ने सारा धन जो कमाया था सुमन को दे दिया
और फिर बोला, तुमने कहा था ना, जब मैं अपनी मेहनत से धन कमा के लाऊंगा तभी तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूँ। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मारपीट करनी होगी। स्त्री को पीटना बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं तुम्हारा हर मुश्किल समय में साथ दूंगी। अगर फिर भी तुम मुझे पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि कमलेश ने अपनी पत्नी को पीटा है। गांव वालों को भी पता तो होना चाहिए कि तुम इतना सारा धन कमा कर लाए हो, इसलिए अपनी पत्नी को पीटना चाहते हो। आज आराम कर लो, तुम बहुत दूर से चलकर आए हो ना। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। कमलेश अपनी पत्नी सुमन की बात मान लेता है। अगली सुबह वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही कमलेश अपनी पत्नी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही कमलेश के पिता उदय भानु जमींदार वहाँ आ जाते हैं। बदतमीज नालायक, ये क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। क्या तूने इससे शादी से पीटने के लिए की? जानता भी है, जिस दिन से तू गया है उस दिन से एक दिन भी ये चैन से नहीं सोई है। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है, और एक तू है जो इस मासूम को पीटने के लिए तैयार है। भीड़ के सामने कमलेश शर्मिंदा हो जाता। उसके दिल से सुमन के लिए नफरत मिट गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सुमन से माफी मांगने लगता है, यहाँ तक कि उसके पैरों में गिर जाता है। उसके बाद सुमन उसे उठाती है और बोलती है, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। उसके बाद कमलेश ने कभी सुमन से कुछ नहीं कहा और उसकी हर बात मानने लगा। एक गांव में हरिशंकर अपनी पत्नी सुनीता और 16 साल के बेटे रंजन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन सुनीता को बहुत तेज बुखार आया और बुखार की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इससे हरिशंकर को बहुत दुख हुआ और रंजन भी अपनी माँ के लिए दिन रात रोता रहा। एक दिन हरिशंकर अपने बेटे से बोला, बेटा, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। जो ईश्वर को मंजूर था होना तो वही था। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी खुशी की कामना करती थी। सोचो, अगर आज वो तुम्हें ऐसे देखती तो कितना बुरा लगता। वो भी चाहती कि तुम मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जीवन में कठिन समय आते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है। वो तुम्हारे अंदर हमेशा जीवित रहेंगी। अपने गम को समेटकर उसकी यादों को प्यार से अपने दिल में बसाओ। हरिशंकर ने अपने बेटे रंजन को बहुत समझाया, लेकिन रंजन दिन रात अपनी माँ की याद में रोता रहता था। फिर एक दिन हरिशंकर के भाई आलोक ने उसे सलाह दी, हरिशंकर, मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अगर तुम दूसरा विवाह कर लोगे तो रंजन को माँ मिल जाएगी और तुम्हारा घर भी संवर जाएगा, जिससे तुम दोनों का जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। तुम सही कहते हो। अगर मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो रंजन का दुख दूर हो जाएगा। जब से उसकी माँ इस दुनिया से गई है, तब से उसने रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया है। ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, बस हर वक्त अपनी माँ को याद करता रहता है। हरिशंकर ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। लोगों ने उसे बहुत सी सुंदर लड़कियों के नाम बताए, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आई। फिर उसने इंदु नाम की विधवा औरत से शादी कर ली। उस औरत का एक लड़का भी था जिसका नाम नीरज था। हरिशंकर ने सोचा था कि ये विधवा औरत माँ का दर्द समझती है, लेकिन हरिशंकर की ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक निकली। कुछ ही दिनों में उसने रंजन के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो रंजन से सारा सारा दिन काम करवाती और एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। इस पर भी कई बार वो रंजन को भोजन न देती। बेचारा रंजन बिना कुछ बोले भूखा सो जाता। एक दिन हरिशंकर अपनी पत्नी से कहता है, इंदु, मैं किसी जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। करीब 15 दिन बाद लौटूंगा। तुम दोनों बच्चों का और घर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी।
लेकिन तुम जल्दी लौटने की कोशिश करना। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी लौट सकूं। तो मेरा जरूरी सामान बांध दो, मैं कल सवेरे निकलूंगा ताकि समय पर पहुंच सकूं। अगले दिन हरिशंकर शहर के लिए निकल जाता है। फिर इंदु रंजन से बोलती है, सुनो रंजन, तुम्हारे पिताजी किसी जरूरी काम के लिए शहर गए हैं, इसलिए अब तुम्हें ही इस घर के सारे काम करने होंगे। कल से तुम खेतों पर जाकर काम करना, समझे? लेकिन माँ, मुझे तो खेती का काम नहीं आता, फिर मैं खेतों में कैसे काम करूँगा? अरे माँ मत बोल मुझे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ तो चल बसी और तुझे मेरे ऊपर बोझ बनाकर छोड़ गई। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? सौतेली ही सही, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो। मैं भी तुम्हारे बेटे नीरज के जैसे ही हूँ। पिताजी ने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मुझे माँ की कमी महसूस ना हो। अरे अपनी बकवास बंद कर। तू नीरज जैसा कैसे हो सकता है? वो तो लाखों में एक है और तू नामुराद कहीं का, हर वक्त बड़े बूढ़ों जैसी बात करता है। जितनी तेरी उम्र है उतनी बातें किया कर। हरिशंकर के जाने के बाद इंदु रंजन पर और भी ज्यादा जुल्म करने लगती है। वो रंजन को सारा दिन खेतों पर काम करने के लिए भेज देती और अपने बेटे नीरज को घर में बैठाकर खूब अच्छी अच्छी चीज खिलाती थी और रंजन को सूखी रोटियां देती थी, वो भी वक्त बेवक्त। अपनी सौतेली माँ का ये व्यवहार देखकर रंजन को बहुत दुख होता था। उसे अपनी माँ की याद आने लगती थी। वो घर से दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझसे कितना प्यार करती, वो मेरी कितनी फिक्र करती थी, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाती थी। माँ, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम्हारी कमी मैं हर पल महसूस करता हूँ। तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल हो गया है माँ। रंजन बेचारा अपनी माँ को याद करके रो रहा था। उतने में ही मोहल्ले की दो महिला आती हैं। उन्हें रंजन पर बहुत दया आती है। ये सब सौतेली माँ की करतूत है। अपने बेटे को इतने प्यार से रखती है और बेचारे रंजन को सही से खाना भी नहीं देती है। सारा दिन खेतों में काम करवाती है। हाय बेचारी, क्या जानती थी कि उसके मरते ही लड़के की ये दुर्दशा होगी। ईश्वर न करे किसी भी बच्चे का सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपने बच्चों की जिंदगी खराब करनी हो। वो बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह कर ले। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर बच्चों का जीवन तबाह ना हो गया हो। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चे को अपना हो। रंजन बहुत ही समझदार था, इसलिए उसे ये समझते देर नहीं लगी कि लोग केवल घर बिगाड़ने वाले होते हैं। इसलिए उसने इन दोनों महिलाओं की बातों पर कुछ ध्यान दिया और बगैर कुछ कहे घर चला गया। इंदु गुस्से में बैठी हुई रंजन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रंजन घर में घुसता, इंदु उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। अरे कहाँ गया था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तुझे घर की कोई फिक्र है कि नहीं? सारा काम यूं ही पड़ा है। आप सारा काम मुझसे ही करवाती हो। नीरज को कभी भी किसी काम की नहीं बोलती हो आप। बहुत जबान चलने लगी है तेरी, कैची की तरह। बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। हाँ, नीरज काम क्यों करेगा? तू क्या आवारा फिरने को है? वो काम नहीं करेगा। मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करेगा, ये खेती बाड़ी नहीं करेगा, समझा? जा जाकर खेतों से जानवरों के लिए चारा लेकर आ। रंजन आंखों में आंसू भरकर चला जाता है। इंदु सोचने लगती है, और इस लड़के ने मेरी नाक में दम कर दिया है। अगर ये घर में रहा तो जमीन जायदाद का आधा हिस्सा इसे मिलेगा। एक काम करती हूँ, इस पर चोरी का इल्जाम लगा देती हूँ, फिर इसे घर से निकलवा। अगले दिन इंदु अपनी बचपन की सहेली रूपाली को बुलाती है। इंदु रूपाली से कोई बात नहीं छुपाती थी, उससे अपने घर की सभी बात बता दिया करती थी। उसे रूपाली पर बहुत विश्वास था, इसलिए वो अपना और रंजन की माता का सारा सोना एक पोटली में बांधकर रूपाली को दे देती है और उससे कहती है, अरे रूपाली, मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ, इसलिए तुम्हें ये सोना रखने के लिए दे रही हूँ। तुम इसको संभाल कर रखना और जब मैं तुमसे मांगू तब मुझे वापस कर देना। तुम चिंता ना करो, मैं इसको संभाल कर रखूंगी। लेकिन तुम ये सोना मेरे पास क्यों रख रही हो? दरअसल मैं रंजन को घर से भगाना चाहती हूँ। अगर वो यहाँ रहेगा तो जमीन जायदाद का आधा हिस्सा उसे मिल जाएगा। मैं उस पर गहने चुराने का आरोप लगाऊंगी, फिर उसे घर से भगा दूंगी। लेकिन तुम ये सही नहीं कर रही हो इंदु। रंजन कितना मासूम है, बेचारा बिन माँ का बच्चा है, ये इल्जाम कैसे सहेगा? अभी तुम उसे जानती नहीं हो, बहुत चालू लड़का है। उससे बड़ा निकम्मा मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी जबान कैंची की तरह चलती है और घर का कोई काम नहीं करता। सारा दिन आवाराओं की तरह इधर उधर फिरता रहता है
मोहल्ले वालों से मेरी चुगली करता फिरता है कि मेरी माँ मुझे खाने को नहीं देती। इंदु रूपाली को ये झूठी बात इसलिए बता रही होती है जिससे रूपाली उसके गहने रख ले। रूपाली सोने की पोटली लेकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद इंदु पूरे गांव में ये अफवाह फैला देती है कि कोई उसके गहने चुरा कर ले गया है। इसलिए वो लोगों को दिखाने के लिए फूट फूट कर रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर गांव की 2 महिला और एक बुढ़ा आती हैं। मेरी माँ ने कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके मेरे लिए गहने बनवाए थे। मैं उन गहनों को पहनकर कितना खुश होती थी। जब मैं उन्हें पहनकर कहीं जाती थी तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते थे। अब मैं क्या करूं? मेरा जी ऐसा चाहता है कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं। अरे बहू, ऐसा नहीं कहा करते। तू उन गहनों के चक्कर में अपनी जान क्यों लेने पर तुली है? अगर तेरे नसीब में वो गहने होंगे तो तुझे जरूर मिल जाएंगे। अरे मुझे लगता है मेरे गहने रंजन ने चुरा लिए हैं। वो सुबह से घर भी नहीं आया है। अरे रंजन ऐसा नहीं है, पूरा गांव जानता है। उसके जैसा ईमानदार बालक कोई नहीं है। तू यूँ किसी बेकसूर पर आरोप मत लगा। अरे आज रंजन के पिताजी भी आने वाले होंगे। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? वो चोर उनकी पहली पत्नी के भी सारे गहने चुरा कर ले गया है। अरे पहले तू रोना धोना बंद कर। रो रो कर क्या हाल बना लिया है। जा कुछ खा पी ले। सुबह से रोने पर ही तू, ईश्वर ने चाहा तो तेरे गहने मिल जाएंगे। यूं ही एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन हरिशंकर आ जाता है। घर का सूनापन देखकर वो हैरान रह जाता है। वो इंदु से पूछता है, क्या हुआ इंदु, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें तो मेरे आने पर खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो दुख मना रही हो। अरे किसी ने मेरे सारे गहने चुरा लिए और तुम्हारी पहली पत्नी के भी। हाँ? तुम ये क्या कह रही हो इंदु? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में किसी की हिम्मत नहीं है घुसने की, फिर गहने कैसे चोरी हो सकते हैं? मैं भी यही सोच रही थी। मुझे लगता है किसी घर के ही इंसान ने वो गहने चुराए हैं। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो चोरी कर सके। तुम्हें किस पर शक है? देखो तुम मुझे गलत मत समझना। मुझे लगता है रंजन ने वो गहने चुराए हैं। रंजन ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो बहुत समझदार और ईमानदार लड़का है। मैं ये कभी नहीं मान सकता हूँ कि रंजन चोर है। दरअसल कल रंजन मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था तो मैंने कह दिया तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए वो मुझसे नाराज होकर चला गया। वो बच्चा है, नासमझ है। किसी बाहर वाले ने बहका दिया होगा, इसलिए उसने गहने चुरा लिए होंगे। तुम एक बार उससे पूछो तो सही। ठीक है, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। हरिशंकर रंजन को बुलाता है और उससे कहता है, रंजन, ये क्या मजाक है? तुमने अपनी माँ के गहने चुरा लिए? तुम ऐसे तो ना थे। फिर मेरे जाने के बाद तुम्हें क्या हो गया है जो तुम चोरी करने पे उतर आए हो? पिताजी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं चोरी करूँ? तुम माँ के कहने पर मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? मैं किसी के कहने पे शक नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुमसे पूछना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। फिर हरिशंकर इंदु के पास जाकर कहता है, मुझे पुलिस को सूचना देनी होगी, लेकिन गहने मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जो चीज एक बार खो जाती है या चोरी हो जाती है, उसका मिलना बहुत मुश्किल है। पुलिस का नाम सुनकर इंदु बहुत घबरा जाती है और वो सोचने लगती है, अगर इन्होंने पुलिस को सूचना दे दी तो मेरा तो भांडा फूट जाएगा और फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अगर मुझे पता होता कि बात पुलिस तक पहुंच जाएगी तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मुझे कैसे भी करके हरिशंकर को पुलिस थाने जाने से रोकना ही होगा। तुम किस सोच में पड़ गई हो? मैं पुलिस को सूचना देने जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अरे जब आप जानते ही हैं कि पुलिस को सूचना देने से गहने मिलने की कोई उम्मीद नहीं है तो पुलिस के पास क्यों जा रहे हो? इतना बड़ा नुकसान हुआ है, चुपचाप भी तो नहीं बैठ सकता। उन गहनों को आज बनवाने जाओ तो 1000 से कम में नहीं बनेंगे। अरे तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो जो ईश्वर की मर्जी वो सही। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अभी पुलिस थाने मत जाओ। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर चोर कोई घर का निकला तो अनर्थ हो जाएगा। हमें पहले खुद तहकीकात करनी चाहिए। हरिशंकर इंदु की बात मान लेते हैं। अगले दिन सवेरे सवेरे इंदु रूपाली के घर पहुंच जाती है और रूपाली से कहती है, अरे बहन, जो जाल मैंने अपने सौतेले बेटे के लिए बिछाया था उसमें तो मैं खुद ही फंसती जा रही हूँ। मैंने सोचा था चोरी का नाम सुनकर वो रंजन को घर से निकाल देंगे, लेकिन कोई रंजन को चोर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हरिशंकर पुलिस को सूचना देने जा रहे थे
मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है उन्हें। अगर पुलिस ने छानबीन की तो मैं ही फंस जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके इस समस्या से निकलना होगा। मैं तुम्हारे पास अपने गहने लेने आई हूँ। मैं हरिशंकर से कह दूंगी मैं गहने रख कर भूल गई थी। इस तरह इस समस्या का हल हो जाएगा। तुम किन गहनों की बात कर रही हो? तुमने मुझे गहने कब दिए थे और किसके सामने दिए थे? रूपाली की ये बात सुनकर इंदु के होश उड़ जाते हैं। इंदु समझ जाती है कि रूपाली गहने जब्त करना चाहती है। अरे बहन रूपाली, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें अपने और रंजन की माँ के गहने संभाल के रखने के लिए दिए थे। तुम यहाँ से सीधी तरह जाती हो कि बुलाऊं तुम्हारे पति को? पूरा गांव जानता है तुम्हारे गहने किसी ने चुरा लिए हैं। अगर गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। गांव में तुम्हारे पति की इज्जत खराब हो जाएगी। तुम जैसी कठोर हृदय की औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अपने बेटे के चक्कर में एक मासूम बच्चे की जिंदगी खराब करने पे उतर आई। भलाई इसी में है। चुपचाप अपने घर चली जाओ और कभी यहाँ मत आना। इंदु को रूपाली की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूर हो चुकी थी, इसलिए उसने रूपाली से कुछ नहीं कहा। अगर वो रूपाली से कुछ कहती तो सच्चाई का सबको मालूम हो जाता, इसलिए वो बगैर कुछ कहे अपने घर की ओर निकल जाती है और सोचने लगती है। बड़े बूढ़े सही कहते हैं, जो दूसरों की राह में कांटे बिछाते हैं वो उल्टे उसे ही चुभते हैं। मैंने उस मासूम नादान बालक पर इतना बड़ा कलंक लगाने की सोची थी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इंदु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके पास अब केवल एक ही रास्ता था, या तो चुप रहे या फिर हरिशंकर को सब कुछ सच सच बता दे और रूपाली से अपने गहने ले ले। इसलिए इंदु फैसला कर लेती है कि वो हरिशंकर को सब कुछ सच सच बता देगी। वो घर पहुंचकर हरिशंकर से कहती है, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर शायद आप मुझे माफ ना कर सको और घर से निकाल दो, लेकिन मुझे कोई दुख ना होगा। मेरे जैसी महिला के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इंदु, क्या हो गया तुम्हें? तुम ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो? दरअसल वो गहने किसी ने नहीं चुराए। वो मैंने अपनी सहेली रूपाली को दे दिए थे। मैंने सोचा कि रंजन पर चोरी का इल्जाम लगवाकर घर से निकलवा दूंगी। उसके बाद सारी जमीन जायदाद पर मेरे बेटे का हक होगा। मैंने उस मासूम पर बहुत जुल्म किया है। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। इंदु, मुझे पहले से ही पता था कि गहने किसी ने नहीं चुराए। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। रूपाली ने मुझे पहले ही सब बता दिया था कि तुमने किस तरह उसे गहने देकर रंजन पर चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन तुम एक बात भूल गई, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। जो साजिश तुमने एक मासूम बच्चे के लिए रची थी, तुम ही उल्टा उसमें फंस गई। उतने में ही रूपाली गहने लेकर वहाँ आ जाती है और हरिशंकर को दे देती है। इंदु, तुम सोच रही होंगी कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्यों किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने सही किया। मैं बेमाँ के बच्चे पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। तुम तो उस मासूम बच्चे की जान लेने पे उतारू थी। उस दिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में वो अंधेरा देखा, मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी निर्दयी हो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहती। हरिशंकर, हो सके तो मुझे माफ कर दो। इंदु, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही तुम्हारे लिए काफी है। इंसान को अपनी गलतियों से ही सीखने का अवसर मिलता है। हम सभी कभी न कभी गलतियां करते हैं, लेकिन उनसे सीखना और खुद को सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने दिल से अपनी गलती को माना है। उसके बाद इंदु ने रंजन को कभी परेशान नहीं किया। वो रंजन का अपने बेटे की तरह ख्याल रखने लगी और फिर रंजन भी अपनी सौतेली माँ के साथ खुशी से रहने लगा।